साथियों, मैं रामजी गुप्ता एडवोकेट। आज हम चार्जशीट क्या है और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि चार्जशीट सीआरपीसी की धारा 173(2) के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर स्थानीय थाना में पंजीकृत होता है और उस मामले में विवेचना आईओ महोदय के द्वारा जब पूरी कर ली जाती है और उसको जो है पर्याप्त सबूत मिलता है, अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक महोदय के द्वारा सीओ के माध्यम से न्यायालय में चार्जशीट आईपीसी की धारा 173(2) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है और यह चार्जशीट पुलिस फॉर्म संख्या 339 के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस पुलिस फॉर्म संख्या में 9 कॉलम होते हैं, जिसमें एफआईआर करने वाले का नाम पता होता है, अभियुक्त गणों के नाम एवं पते होते हैं, गवाहों के नाम और पते होते हैं, अभियुक्त के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है, किस धारा के अंतर्गत किया गया है, इसके बारे में जिक्र होता है, अपराध में कौन से हथियार प्रयुक्त किए गए हैं उसके बारे में भी विवरण होता है, क्या अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है, यदि छोड़ा गया है तो क्या बंधपत्र पीबी लेकर के छोड़ा गया है या क्या अभियुक्त को जो है पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। कुल मिलाकर के साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पुलिस फॉर्म में कुल 9 कॉलम होते हैं, जिसमें कॉलम नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कॉलम नंबर 8 में अभियुक्त के क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में विवरण होता है। यदि वह उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और वह आईपीसी के अध्याय 12 और 17 के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी रह चुका है और पुनः वही अपराध वह करता है और उसके विरुद्ध चार्जशीट फाइल होती है, तो पुलिस फॉर्म 339 के कॉलम नंबर 8 में इस बात का विवरण होता है कि उसके द्वारा पूर्व में भी अध्याय 12 और अध्याय 17 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया था, जिसको आईपीसी की धारा 75 में यह प्रावधान है कि यदि उसकी पुनरावृत्ति वह अध्याय 12 और 17 के अंदर पुनः करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकता है। इसलिए साथियों, पुलिस प्रपत्र संख्या 339 के कॉलम 8 पर हमारा पैनी नज़र रहती है और यह कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कि जब चार्जशीट न्यायालय में पेश हो जाती है तब क्या होता है। जब चार्जशीट न्यायालय में पेश हो जाती है तो अभियुक्त गणों को जो है नोटिस जाती है। अभियुक्त गण न्यायालय में आकर के अपने आप को सरेंडर करता है, जमानत कराता है। यदि गंभीर प्रकृति के अपराध है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि साधारण किस्म का अपराध है तो उसको स्टैंडिंग बेल मिल जाती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपके विरुद्ध फर्जी एफआईआर लिखाई गई या आपका विवेचना जो फर्जी हुई है और आप किसी भी अपराध के दोषी नहीं हैं, ऐसा आपको महसूस होता है, तब आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष चार्ज बनते समय प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायालय को यह सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि श्रीमान जी, हमारे द्वारा भेजे गए चार्जशीट में फर्जी भेजा गया है, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमारे पास पर्याप्त सबूत है। इस बिंदु पर आप न्यायालय में बहस अपने वकील साहब के माध्यम से करवा सकते हैं और यदि माननीय न्यायालय को यह लगता है कि आपके द्वारा किसी भी अपराध को कारित नहीं किया गया है, आप निर्दोष हैं, तो आपको वह डिस्चार्ज भी कर सकता है।
आपको प्रारंभिक स्तर पर ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, और यदि आपके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाता है तो यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट बाय वे ऑफ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंडर आर्टिकल 482 of the Constitution of India. You can absolutely approach to the High Court to allow the petition which is dismissed by the learned lower court. So कुल मिलाकर के हमारा यही कहना है कि यदि आपने अपराध नहीं किया तो आप हाई कोर्ट में जाकर के अपना एक पिटीशन लगा सकते हैं। जो लाभ बेनिफिट आपको लोअर कोर्ट में मिलनी थी वही बेनिफिट आपको जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो यही जो हमारे लिए जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी मैंने आपके सामने शेयर किया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।